नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी के क्रम में यह तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपके गृह जिला के बारे में। आपके जो भी गृह जिला होंगे वहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन बिंदुओं का विशद रूप से हम आज चर्चा करेंगे। और उन बिंदुओं को जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की इंटरव्यू बोर्ड में संभावना है, उसको आप तैयारी करके जाएंगे और बहुत ही आत्मविश्वास पूर्वक भली भांति प्रश्न का उत्तर देकर आएंगे, जिससे आपका इंटरव्यू में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। तो आइए हम बात करते हैं गृह जिला। तो गृह जिला से प्रश्न पूछना इंटरव्यू बोर्ड का हमेशा से सगल रहा है और काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो साक्षात्कार की तैयारी के लिए हम देखें कि गृह जिला से कौन कौन से बिंदु हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपका गृह जिला हो, बिहार में 38 जिला हैं। 38 जिला, कुछ जिले जो है गंगा के उत्तर भाग में है, कुछ दक्षिण भाग में है। हर जिला की अपनी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताएं हैं, वहाँ की अलग अलग समस्याएं हैं। दक्षिण बिहार की जिला हमेशा सूखाग्रस्त रहता है, वहीं उत्तर बिहार की जिला बाढ़ग्रस्त रहता है। तो जो भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए कि जिला से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। गृह जिला के लिए हमने 17 पॉइंट फाइंड आउट किया है, जहाँ से बीपीएससी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनको एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले चौहद्दी मतलब सीमा विस्तार, कि आपका जो जिला है उसके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है। ये आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा। बिहार का मैप का सहारा लीजिए और देखिए कि उत्तर में कौन सा है। ये नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। तो ये है। कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड ऐसे भी पूछ देते हैं कि आप बताइए कि यहाँ से आपका ज़िला किधर पड़ेगा, हाथ का इशारा करके, इधर, इधर या इधर। तो हम अगर मैप पर अध्ययन किए रहेंगे और हमें यह पता रहेगा कि हम जिस स्थान पर हैं, बीपीएससी में हैं, दिशाओं के ज्ञान के आधार पर, तो हमारा ज़िला किधर पड़ता है। तो ज़िला के बारे में चौहद्दी कम से कम जानकारी होनी चाहिए। उसका सीमा विस्तार के बारे में जानकारी होना चाहिए कि उत्तर में कौन सा ज़िला है, दक्षिण में कौन सा ज़िला है, पूरब में कौन सा ज़िला है, पश्चिम में कौन सा ज़िला है। तो ये जानकारी रखने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा बात है अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार। हालांकि ज़्यादा इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, परंतु फिर भी एक मोटा मोटी हम याद रखेंगे, क्योंकि एक आध बार इससे भी प्रश्न पूछा गया और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति था कि जिस विद्यार्थी से पूछा गया, जिस कैंडिडेट से पूछा गया, वो इसका जवाब नहीं दे पाया। तो अगर इस तरह के हम जो हमारे ज़िला का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है, उसको अगर हम याद रखते हैं और खुदा ना खास्ते अगर जो है प्रश्न बीपीएससी के इंटरव्यू पैनल बोर्ड द्वारा हमारे सामने रखा जाता है और अगर हम आसानी से उसका उत्तर दे देते हैं, तो यह समझा जाएगा कि आप बहुत ही जागरूक इंसान हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे इंटरव्यू में जो नंबर हम प्राप्त करते हैं उस पर असर पड़ेगा और हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो यह है। फिर क्षेत्रफल, जिला का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ये एक रफ फिगर आपके पास होना चाहिए कि मोटा मोटी इतना जो है 1000 क्षेत्रफल, हमारा 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है हमारे ज़िला का। तो इसके संबंध में भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन, आपके ज़िला को सबसे पहले कितने अनुमंडल में बांटा गया। कई सारे ज़िला में मात्र एक ही अनुमंडल है, कई सारे ज़िला में 2, 3, 4, 5 अनुमंडल भी है। तो अनुमंडल के बारे में जानना चाहिए और अनुमंडल को फिर कितने कितने प्रखंड में बांटा गया है, ये फिगर हमारे दिमाग में होना चाहिए। और हम जिस अनुमंडल से बिलोंग करते हैं उसमें कितने प्रखंड हैं। तो बीपीएससी बोर्ड आपसे अपेक्षा रखता है कि आपके ज़िला में जितने प्रखंड हैं उनका कम से कम नाम जरूर आपको याद हो, और अगर नाम नहीं भी याद हो तो कम से कम 2, 4, 5, 7 तो आप बता ही सकते हैं। हमारे एक मित्र थे, उनसे पूछा गया था कि नवादा ज़िला में कितने प्रखंड हैं, और उन्होंने जिस शानदार तरीके से और जिस स्पीड से बताया था, उससे इंटरव्यू बोर्ड वाले भी हैरान थे। लगातार 10 जो प्रखंड थे, 10 प्रखंड का नाम बिना पलक गंवाए बिल्कुल क्रम से बता दिया था। तो इससे क्या होता है ना कि इंटरव्यू बोर्ड वाले थोड़ा सा प्रभावित होते हैं। तो ये अनुमंडल और प्रखंड जो प्रशासनिक विभाजन है उसको हम याद रखेंगे।
उसके बाद जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जो जनसंख्या है अभी तो 2011 की जनगणना के अनुसार से जो भी आंकड़ा है उस आंकड़ा के अनुसार से हम अपनी तैयारी कर लेंगे। खास करके हमारे ज़िला का लिंगानुपात क्या है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। साक्षरता दर क्या है, अभी जैसे जिस जिला की रोहतास जिला की साक्षरता दर अधिक है, तो इन सब चीज़ों को भी देखना होगा। और ये घनत्व, 2-3-4 पॉइंट हैं जनसंख्या संबंधी जो डेमोग्राफिक हमारा डाटा है उससे हम याद कर लेंगे कम से कम अपने ज़िला के बारे में। उसके बाद अगर ज़िला का नाम है कोई, तो नाम क्या होता है कि बिहार के कई ऐसे ज़िला हैं जिनका नाम कुछ अलग है और उसका जो मुख्यालय है वो अलग है। जैसे कि आप ले लें नालंदा, तो नालंदा नाम का कोई एक छोटा सा जगह है, परंतु उसका मुख्यालय जो है वो बिहार शरीफ है। तो नालंदा नाम क्यों पड़ा, तो इस नाम के बारे में अक्सर जो है इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है। चंपारण नाम क्यों पड़ा, रोहतास नाम क्यों पड़ा, ये जो अलग नाम है, जो मुख्यालय से अलग नाम है, वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछते हैं। अगर किन्हीं का ऐसा ज़िला रहा हो तो नाम का अर्थ ज़रूर जो है आपको पता लगा लेना चाहिए। और वैसे भी ज़िला जैसे भागलपुर, तो एक बार इंटरव्यू बोर्ड में यह सवाल पूछा गया कि भागलपुर नाम क्यों है, क्या वहाँ सब लोग भागते रहते हैं। तो इस तरह के कुछ फ़नी टाइप का भी सवाल पूछा जाता है जिसको आपको सहजतापूर्वक उत्तर देना है और रीजनेबल उत्तर देना है। तो इस प्रकार से नाम का अर्थ आप जान लेंगे। उस ज़िले की क्या इतिहास रही है, कई सारे ज़िला थे, जैसे शाहाबाद ज़िला बहुत बड़ा हुआ करता था, बाद में उसी से काफ़ी सारा विभाजन हुआ। मुंगेर ज़िला को देखें तो मुंगेर भी पहले ज़िला नहीं था, वो भागलपुर के अंतर्गत था। फिर मुंगेर ज़िला बना और मुंगेर ज़िला से भी बाद में कालांतर में 6 ज़िला अलग हुए हैं। तो इस प्रकार के ज़िला के जो इतिहास हैं उसके संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कब इसका गठन हुआ, कब इसकी स्थापना हुई है और किस प्रकार से, कहाँ से इसका ओरिजिन है। तो थोड़ा सा ज़िला के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हमें ध्यान में रखना होगा, उसके स्थापना वर्ष को ध्यान में रखना होगा, ताकि हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड इनसे सवाल पूछ दे। उसके बाद आपके ज़िला से संबंधित कोई नदी हो और कोई पहाड़ है तो उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे कोसी नदी, तो कोसी के नदी के आसपास की जो ज़िला हैं, तो कोसी नदी के बारे में उसका उद्गम क्या है, क्यों तबाही मचाती है, क्या समस्या है, क्यों इसका निदान नहीं हो पाया अभी तक, किस प्रकार से। और कोई भी ऐसा ज़िला नहीं होगा जहाँ कोई ना कोई एक नदी नहीं होगा। इंटरव्यू बोर्ड पूछ सकता है आपके ज़िला में कोई नदी है तो बताइए, तो उस नदी के बारे में बताइए, उसका कहाँ से उद्गम है और कहाँ उसका मुहाना है, इसके बारे में बताइए। अगर कोई पहाड़ है जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी, तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी का क्या इतिहास है, किस प्रकार से वो किस टेक्टोनिक प्लेट से बिलोंग करता है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, वहाँ पर और क्या क्या है, वाल्मीकि अभयारण्य है। तो ये सारा जो है जानकारी आपको, नदी पहाड़ ये सब होना चाहिए। अगर आपके ज़िला में कोई पर्यटन स्थल है तो उस पर्यटन स्थल के बारे में बताइए जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं, कोई मेला लगता हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में। उसी प्रकार जैव संरक्षणागार, तो जैव संरक्षणागार के बारे में जो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए जो भी उपक्रम किए जाते हैं तो उनमें से तो सबसे जो बड़ा होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है जो कि बिहार में नहीं है। हाँ, नेशनल पार्क है और एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इसके अलावे 13 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अगर आपके ज़िला में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता हो तो उसको आप देख लीजिए। गोगाविल पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान, कैमूर आश्रयनी, गौतम बुद्ध गया। जमुई ज़िला में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नागी डैम और नकटी डैम। तो ये आप जो है इसको अपने ज़िला से संबंधित कम से कम ज़रूर याद रख ले कि हमारे ज़िला में कोई है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन में भी हम जवाब दे सकते हैं कि आप अपने ज़िला के बारे में बताइए, तो अपने ज़िला के बारे में हम बताएंगे कि हमारे ज़िला में ये है, इसकी स्थापना ये हुआ था, वहाँ के एक कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, अभी वर्तमान में सांसद ये हैं। इस प्रकार से कई जानकारी हम बता सकते हैं और जब तक इंटरव्यू बोर्ड दूसरा प्रश्न ना पूछे तब तक हम बताते रहेंगे अपने ज़िला के बारे में। तो आपके पास ज़िला के बारे में जानकारी रहना चाहिए। उसके बाद फिर सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल कोई है। कई बार होता है कि कई सारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल होते हैं और वो फेमस होते हैं, वहाँ हर वर्ष मेला लगता है और उस कारण से उस ज़िले की प्रसिद्धि भी होती है। तो उसके बारे में भी हम पूरा जो है कर लें। जैसे कि
भागलपुर जिला में एक बौंसी मेला लगता है, तो उसी प्रकार से हर जिला की कोई न कोई एक अपना जो है सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल होता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे यह जिला बिहार से बाहर का क्यों ना हो। अगर बिहार के बाहर का जिला रहेगा तो फिर वहाँ से और भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर कोई देवघर जिला के, झारखंड के देवघर जिला के अभ्यर्थी हैं तो उनसे श्रावणी मेला के बारे में पूछा जा सकता है। आपके जिला में अगर कोई जनजाति रहता हो, किसी जनजाति का निवास हो, अधिवास हो, वर्षों से रह रहे हैं, तो उसके बारे में भी एक जानकारी होना चाहिए। बिहार में संथाल है, मुंडा है, हो है, थारू जनजाति है, मझवार है, तो ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के बारे में आपको अपने ज़िला के बारे में कम से कम जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जनजाति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे एक अहम सवाल होता है ज़िले की समस्या। मुझसे भी ज़िले के बारे में पूछा गया था और मैंने जवाब दिया था। उस जवाब से फिर काउंटर क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि हमारे ज़िला में नक्सल की समस्या है और उस समय काफ़ी ज़्यादा नक्सल की समस्या थी 53-55 बीपीएससी इंटरव्यू के समय में। तो नक्सल की समस्या के बारे में फिर काफ़ी विस्तार पूर्वक इंटरव्यू चला था, कौन उनके नक्सल आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, बिहार में कहाँ से शुरू हुआ। तो इस प्रकार से ज़िले की समस्या के बारे में हम तैयारी, अगर किन्हीं का बाढ़ग्रस्त ज़िला है तो बाढ़ के बारे में आप पूरा उसका भौगोलिक, ऐतिहासिक और जो भी उसके जो समकालीन परिप्रेक्ष्य हैं उसकी जानकारी आपको रख लेना चाहिए, ताकि समस्या के बारे में ज़्यादा फोकस करता है। अभी कोरोना वायरस के समय में जो माइग्रेशन हुआ है, तो हर जिला का, बिहार का हर जिला का माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो माइग्रेशन पर हमारा जो फोकस होना चाहिए, और सिर्फ उसका समस्या ही नहीं बल्कि इसका हमें समाधान भी दिखाना होगा। समस्या और समाधान आप ही से पूछा जाएगा कि आपके ज़िला में ये समस्या है। मान लिया जाए कि आपको एसपी बना के भेजा जाता है, डीएम बना के भेजा जाता है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, क्या आपके लिए योजना होगा। आप वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी, किसी एक ब्लॉक में आप बीडीओ बनकर जाते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे। तो इस प्रकार के समस्या का समाधान भी आपको सोच लेना है। उसके बाद ये कुछ जो है आपकी हाजिर जवाबी को देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, कि देखते हैं कि आप उस ज़िला से कितना अवेयर हैं, कितना जागरूक हैं। तो पूछा जा सकता है कि भाई अभी आपके ज़िला में कोई सांसद हैं, वर्तमान में कौन सांसद है आपके, तो सांसद के बारे में बता सकते हैं। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि वहाँ के डीएम कौन है, एसपी कौन है, और ये बात हमें जानना चाहिए अपने ज़िला के डीएम और एसपी के बारे में कम से कम। तो इन सब चीज़ों को हम अगर कहीं से नहीं मिलता है तो आप इसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। और ये होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी विभिन्न स्रोत से। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइट पर चले जाएँ, आप विकिपीडिया पर चले जाएं, और कई सारे ऐसे सोर्स हैं जो आपको उस अपने ज़िला के बारे में बहुत सी जानकारी उपलब्ध करा देगी। और जो जानकारी उपलब्ध होगा वो इंटरव्यू बोर्ड के लिए, इंटरव्यू देने के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। जब तैयार किए हुए रहेंगे तो फिर किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, और इंटरव्यू बोर्ड किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो सबसे बड़ी बात है कि हमें लगेगा अरे ये तो हम जानते हैं। और जब आप जवाब देते जा रहे हैं तब फिर जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। तो ये है, आपके ज़िला से कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो खिलाड़ी हो या लेखक हो या कोई इंटरप्रेन्योर हो या कोई दूसरे देश में जाके कुछ ऐसा काम किया हो जिसके कारण उन्हें कुछ पुरस्कार मिला हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबार की सुर्खियों में रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप ज़रूर एक कलेक्शन रखें। और इससे क्या होगा कि फिर आपको माना जाएगा कि भाई आप अपने ज़िला की समस्या, उनकी उपलब्धियों से वाकिफ़ रहते हैं, देखते हैं और समझते हैं, पूरा आपके अंदर एक समझ है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रख्यात व्यक्ति है जिन्होंने हाल फिलहाल में कुछ काम किया है, कुछ नाम हुआ है, तो उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ रखना पड़ेगा, और इंटरव्यू बोर्ड आपसे जानने की अपेक्षा करती है। इसके अलावा कुछ अगर धरोहर हैं, कोई विरासत के हैं, कोई राजमहल है, कोई पक्षी विहार आश्रयनी है, ऐतिहासिक धरोहर है, सरकार द्वारा बनाया गया कोई योजना परियोजना है, जैसे कोई डैम है या कोई पुल है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। पता नहीं कब किस रूप में सवाल पूछा जाए और हम वहाँ पर अपने जवाब देने के क्रम में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जैसे कि विद्यापति का जन्म, उसके बारे में हमें जानकारी रखना चाहिए। विद्यापति जो है किस तरह से मिथिला से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त हर ज़िले में जहाँ भी कोई ना कोई एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व मिल जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ हो, तो उसके संबंध में भी आपसे जानकारी रखने की अपेक्षा की जाएगी। तो कुल मिला के ये 17 पॉइंट है जिसको हमने फाइंड आउट किया है। बारी बारी से एक कॉपी में
जो इंटरव्यू के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए और सारे तथ्य को वहाँ पर नोट कीजिए। और जब नोट किया हुआ रहेगा तो आपको जवाब देने में कोई हिचक नहीं होगा, बिल्कुल आपके अंदर जो हाजिर जवाबी आएगी, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड वाले काफ़ी प्रसन्न होंगे, काफ़ी प्रभावित होंगे और निश्चित तौर पर औरों की अपेक्षा 10-20 नंबर आपको ज़्यादा देगा। तो ये था हमारे गृह जिला से पूछे जाने वाले बिंदुओं, जो सवाल पूछे जाने हैं उन बिंदुओं पर हमारा एक दृष्टिपात था। इसी तरह से हम चौथे, पाँचवें, छठे वीडियो के जरिए और भी इंटरव्यू से संबंधित एक्सक्लूसिव तथ्य को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।